हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल भाग 4 अध्याय 8 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 8, गलती सुधारना मुश्किल नहीं। मेरे एक मित्र की सगाई उस समय हुई जब वह 40 साल का था। उसकी मंगेतर ने उससे डांस सीखने का अनुरोध किया, जिसे उसने मान लिया। उसने अपनी कहानी हमारी कक्षा में इस प्रकार सुनाई। 40 साल की उम्र में भी वे वैसे ही डांस करता था जैसे 20 साल पहले करता था। इसका मतलब हुआ कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता था। मेरी डांस टीचर ने मुझसे यही कहा था। उस टीचर ने मुझसे कहा कि अपना पुराना शौक भूलकर नए सिरे से डांस सीखना होगा। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। डांस सीखने की इच्छा ही नहीं बची थी। तभी मैंने वह टीचर बदलने की सोची। दूसरी टीचर की बातें मुझे अच्छी लगी क्योंकि उसने मेरा दिल रखने के लिए झूठी तसल्ली जो दी थी। वह कहने लगी कि मेरा डांस करने का तरीका कुछ पुराना सा है, फिर भी मुझ में डांस की काफ़ी समझ है, इसलिए डांस को सुधारने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। फ़र्क इतना सा था कि पहली टीचर की बातों से मेरा सारा जोश ठंडा पड़ गया था क्योंकि उसने मेरी गलतियों पर जोर दिया था, लेकिन दूसरी टीचर मेरी गलतियों को कम करके बताती थी तथा साथ ही मेरे सही कामों की प्रशंसा भी करती थी। वह तो मुझसे यही कहती थी, आप में यह गुण जन्मजात है, आपको लय तथा ताल की काफ़ी सूझबूझ है। मुझे मालूम था कि मैं डांस में एकदम नौसिखिया हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे इस सब के बारे में सोचना अच्छा लगता था कि शायद वह सही कह रही हो। यह बात तो निश्चित है कि उसे यह कहने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यह सोचने में से क्या लाभ है। लेकिन चाहे जैसे भी यह मुमकिन हुआ, अब मैं बेहतर डांसर बन गया हूँ, जो उसके प्रोत्साहन के बिना मुश्किल नहीं था। उसकी बातों से मेरे अंदर आशा की किरणें जगी। मुझे सच्ची प्रेरणा मिली। आत्म सुधार की इच्छा जागृत हुई। यदि आप अपने बच्चों या कर्मचारियों को हमेशा इसी बात के लिए कोसते रहें कि वह जो भी करता है सब गलत है और उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो वह सुधर ही नहीं सकता। लेकिन यदि आप उसे उदारतापूर्वक प्रोत्साहित करें, हर चीज़ को आसान बनाकर उसके समक्ष प्रस्तुत करें, उसे यह एहसास दिलाते रहे कि उसकी क्षमताओं पर कोई शक नहीं है, तो नतीजा भी सकारात्मक निकलेगा। वह दिन रात खूब प्रयास करेगा कि अपने प्रदर्शन में सुधार ला सके। मानवीय संबंधों के कुशल ज्ञाता लावेल थॉमस भी इसी तकनीक का प्रयोग करते थे। वे आपके अंदर आत्मविश्वास जगाकर आपको साहस तथा आस्था के माध्यम से प्रेरित करते थे। एक बार मुझे मिस्टर एंड मिसेस थॉमसन ने के साथ वीकेंड गुजारने का मौका मिला। उन्होंने मुझे ब्रिज खेलने के लिए आमंत्रित किया। ब्रिज? अरे नहीं नहीं, मुझे ब्रिज की जरा सी समझ नहीं है। मुझे यह खेल एक गोपनीय रहस्य सा प्रतीत होता था। नहीं नहीं, नामुमकिन। लेकिन लॉवेल ने मुझसे कहा, अरे इस खेल में किसी दाव पेच की जरूरत नहीं है। ब्रिज में केवल कॉमन सेंस तथा अच्छी याददाश्त की जरूरत होती है। आप भी स्मरण शक्ति के विषय में कई लेख लिख चुके हैं और आपकी बुद्धि के हम भी कायल हैं। मुझे लगता है कि ब्रिज आपके बाएं हाथ का खेल है। आप बड़ी कुशलता से इसे खेल सकते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। जिंदगी में पहली बार मैं ब्रिज खेलने के लिए बैठा था, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि लॉवेल ने मुझे यह बता दिया था कि ब्रिज खेलना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रिज खेल से मुझे अचानक ही एक कर्ल बॉटर्स की याद आ जाती है, जिसकी ब्रिज के बारे में लिखी पुस्तकों का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी है। उन्होंने मुझे बताया कि वे कभी भी ब्रिज खेल को अपना व्यवसाय नहीं बना पाते यदि एक युवा महिला ने उन्हें इस बात का आश्वासन न दिया होता कि उनमें गजब की छिपी हुई प्रतिभा है। सन 1922 में वे अमेरिका आकर समाज शास्त्र तथा फिलॉसफी के अध्यापक के रूप में नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन
उन्हें कोई भी नौकरी नहीं मिल सकी। असफलता के बाद उन्होंने कोयला बेचने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी वे सफल नहीं हो सके। तीसरी कोशिश उन्होंने कॉफ़ी बेचने की भी की, लेकिन उनमें भी सफल नहीं हो पाए। उन्हें थोड़ा बहुत ब्रिज खेलना आता था, लेकिन उस वक्त तक उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे ब्रिज सिखा भी सकते हैं। वे ब्रिज के एक खराब खिलाड़ी थे, परंतु जिद्दी भी थे। वे इतने सारे सवाल पूछते थे कि कोई भी उनके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। इसके बाद उनकी मुलाकात एक खूबसूरत ब्रिज टीचर जोसेफ आइलन डिलन से हुई। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जोसेफ आइलन ने नोटिस किया कि अक्सर उनका पति अपने पत्तों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करता है। तभी उसने उसे एहसास दिलाया कि उसमें कार्ड टेबल की प्रतिभा छिपी हुई है। कार्ल बॉस्टन के अनुसार इसी प्रोत्साहन तथा प्रेरणा ने उन्हें ब्रिज को अपने व्यवसाय के रूप में चुनने में मदद की। क्लोरिस एम जोन्स सिनसिनाटी, ओहियो में हमारे कोर्स के प्रशिक्षक थे। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया कि प्रोत्साहन तथा गलतियों में सुधार के बारे में बताने से किस प्रकार उनके बेटे का संपूर्ण जीवन ही बदल गया था। सन 1970 में मेरा 15 वर्षीय बेटा डेविड मेरे साथ रहने के लिए सिनसिनाटी आया। उसे जीवन में कई समस्याओं से जूझना पड़ा था। सन 1958 में एक कार दुर्घटना में उसका सिर फट गया था तथा उसी की वजह से उसके माथे पर एक अजीब बुरा सा निशान बन गया था। फिर सन 1960 में उसकी माँ और मेरे बीच तलाक हो गया। फिर डेविड अपनी माँ के साथ डल्लास टेक्सास में रहने लगा। 15 वर्ष तक उसने अपना शानदार स्कूली जीवन उन स्कूलों में व्यतीत किया जहाँ धीरे सीखने वाले के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। शायद उसके माथे के निशान को देखकर स्कूल वाले ने यह सोच लिया हो कि उसके दिमाग पर चोट आई है, इसलिए वह सामान्य बच्चों की भांति नहीं सीख पाएगा। अपनी उम्र के बच्चों से वह 2 साल पीछे चल रहा था, इसलिए वह 15 साल की उम्र में भी 7वीं कक्षा में था। वह अभी पहाड़े भी नहीं सीख पाया था, अपनी उंगलियों पर गिन नहीं पाता था तथा पढ़ता भी बहुत कठिनाइयों से था। लेकिन उसमें एक अच्छी बात थी, उसे टीवी सेट तथा रेडियो पर काम करना अच्छा लगता था। उसकी रुचि टीवी टेक्नीशियन बनने में थी। मैंने उसे भरपूर प्रोत्साहन दिया तथा उसे बताया कि ट्रेनिंग में सफल होने के लिए गणित का अच्छा होना जरूरी है। मैंने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। हम 4 सेट फ्लैक्स कार्ड लेकर आए, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के सेट। उन कार्डों का प्रयोग करते समय हम सही जवाबों को एक अलग जगह पर रखते थे। जब भी डेविड किसी कार्ड का सही उत्तर नहीं दे पाता था तो हम उस कार्ड को फिर से रिपीट करने वाले ढेर में मिला देते थे। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक सारे कार्ड समाप्त नहीं हो जाते। जब भी वह सही जवाब देता था तो मैं जोर से ताली बजाकर उसकी खूब प्रशंसा करता था। हर रात हम एक ही प्रक्रिया को दोहराते थे, सारे कार्ड समाप्त करते थे। हर रात हम एक स्टॉप वॉच लेकर इस काम का पूरा लेखा जोखा रखते थे। फिर मैंने उसके सामने एक शर्त रखी कि जिस रात को वह सभी कार्डों का सही उत्तर 8 मिनट के अंदर दे देगा तो हम इस प्रक्रिया को हर रात दोहराना बंद कर देंगे। डेविड के लिए इस लक्ष्य को पाना लगभग नामुमकिन था। पहली रात की इस प्रक्रिया में 52 मिनट लगे, दूसरी रात 48, फिर 45, उसके बाद 44, 41 और फिर 40 मिनट। कम होने वाले समय को हम हर बार जश्न मनाते में गिनते थे। मैं अपनी पत्नी को भी इस बात की सूचना देता रहता था। फिर तो महीने के अंत में वह सभी कार्डों का उत्तर 8 मिनट से भी कम अवधि में देने लगा। जब भी इसमें कोई छोटा सा सुधार होता वह उसे एक बार फिर दोहराने के लिए कहने लगा। उसे इस अद्भुत तथ्य का ज्ञान हो गया कि सीखना कोई मुश्किल काम नहीं। साफ तौर पर इस बार गणित में उसके बहुत अच्छे अंक आए। जब आपको गुणा करना आता तो गणित कितना आसान हो जाता है। गणित में बी ग्रेड पाकर वह बहुत खुश था, क्योंकि आज तक तो वह सी या सी प्लस के आगे नहीं बढ़ पाया था। अब उसकी बाकी बदलाव में काफ़ी तेज़ी से हो रही थी।
उसमें पढ़ने की गति तीव्र हो गई। वह ड्राइंग की अपनी जन्मजात प्रतिभा का बेहतर प्रयोग करने लगा। फिर कुछ दिन बाद उसे स्कूल की तरफ से एक साइंस का मॉडल बनाने का काम सौंपा गया। उसने लीवर के प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले अत्यधिक कठिन मॉडल को बनाने का निर्णय लिया। उसने मेहनत से इस मॉडल को तैयार किया तथा स्कूल के विज्ञान मेले में उसके बनाए मॉडल को प्रथम पुरस्कार मिला। फिर उसे शहर की प्रतियोगिता में भी रखा गया, जहां सारे सिंसिनाटी शहर में उसके मॉडल को तीसरा पुरस्कार मिला। अब तो उसका पूरा नक्शा ही बदल चुका था। यह वही बच्चा था जो कुछ समय पहले 2 क्लास पीछे चल रहा था, जिसकी दिमागी तौर पर कमजोर समझा जाता था, जिसके सहपाठी उसे फ्रैंकस्टीन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे तथा कहते थे कि जोर लगने से उसका दिमाग निकलकर बाहर आ गया है, इसलिए उसकी खोपड़ी खाली है। लेकिन अचानक उसे पता चला कि वह भी सीख सकता है, कुछ करने के दिखा सकता है और नतीजा 8वीं कक्षा के अंतिम भाग से लेकर 10वीं तक उसे सदा ही ऑनर्स रोल मिले। फिर हाई स्कूल में उसे नेशनल ऑनर सोसाइटी के लिए चुन लिया गया। एक बार उसे इस बात का पता चल गया कि सीखना आसान था, तो फिर उसका सारा जीवन ही बदल गया। अब यदि आप दूसरों को सुधारने में उसकी मदद करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को याद रखें। सिद्धांत 8, दूसरों की प्रोत्साहित करें। यह बताए कि गलतियों को सुधारना मुश्किल काम नहीं है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल भाग 4 अंतिम अध्याय 9 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अध्याय 9, सही तकनीक वही जिससे लोग आपका काम करने लगे। सन 1915 में अमेरिका में चारों ओर दहशत फैली हुई थी, क्योंकि विश्व युद्ध के चलते 1 साल से अधिक हो चुका था। यूरोपीय देश एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। शायद मानव जाति के इतिहास में इतनी हिंसा पहले कभी नहीं हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि क्या एक बार फिर शांति स्थापित हो सकती है या नहीं। तभी वुडरो विलियमसन ने एक कोशिश करने का निश्चय किया। उन्होंने यूरोप के सभी शासकों एवं सेनापतियों के पास शांति का संदेश लेकर एक प्रतिनिधि शांति दूत के रूप में भेजा। विलियम जिनसक ब्रायन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, शांति दूत बनकर जाना चाहते थे। वे मानवता की सेवा करके इतिहास के पन्नों पर अपना नाम अमर करना चाहते थे। लेकिन विलियमसन ने अपने नज़दीकी सलाहकार एवं दोस्त कर्नल एडवर्ड एम हाउस को शांति दूत बनाकर भेज दिया। इस खबर को ब्रायन को सुधारने की जिम्मेदारी भी कर्नल हाउस को दी गई, ताकि ब्रायन को शांति दूत के रूप में न भेजे जाने पर बुरा न लगे। कर्नल हाउस ने अपनी डायरी के पन्नों में लिखा है, जब ब्रायन को मैंने बताया कि शांति दूत के रूप में मुझे यूरोप भेजा जा रहा है तो निराश हो गए। वे यह काम स्वयं करना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि राष्ट्रपति के अनुसार इस कार्य को आधिकारिक रूप से करना अनुचित था, और यदि ब्रायन शांति दूत के रूप में जाते तो दुनिया का ध्यान उसी ओर आकर्षित हो जाता और लोग आश्चर्य करते कि वे वहां क्यों गए। कितनी कुशलतापूर्वक हाउस ने ब्रायन को इस बात का एहसास दिला दिया कि वह काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था कि उन्हें सौंपा जाए, और ब्रायन भी इस बात से संतुष्ट हो गया। कर्नल हाउस दुनियादारी की कला में निपुण थे। उनके पास अपार अनुभव था, साथ ही कूटनीति में भी पारंगत थे। वे इसी नियम पर चलते थे, सामने वाले व्यक्ति को कोई भी काम सौंपने तथा ध्यान रखने कि वह खुश होकर आपका कहा मान ले। विलियम गिग्स मैडॉक को अपनी कैबिनेट का सदस्य बनाते हुए वुडरो विलियम्स ने भी इस नीति का पालन किया था। यही वह श्रेष्ठतम सम्मान था जो किसी को दे सकते थे। लेकिन विल्सन ने इस प्रस्ताव को इस प्रकार रखा जिससे मैडॉक को दुगना सम्मान मिल सके। यह कहानी मैडॉक के शब्दों में कुछ इस प्रकार है। उन्होंने बोला कि वे अपनी कैबिनेट का निर्माण कर रहे हैं, और यदि मैं वित्त मंत्री का पदभार संभाल लूं तो उन्हें बेहद खुशी होगी। इस बात को उन्होंने बहुत आनंददायक लहजे में
कहा था। उन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की मानो उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने में उन पर कोई एहसास कर रहा हूँ। लेकिन विल्सन हमेशा इतने व्यवहार कुशल नहीं रह पाते। यदि ऐसा होता तो आज इतिहास के पन्नों पर कुछ और ही लिखा होता। इसके लिए हम अमेरिका के लीग ऑफ नेशंस में शामिल करने की घटना ले सकते हैं। विल्सन सीनेट तथा रिपब्लिकन पार्टी को इस प्रकरण में खुश नहीं रख सके। शांति वार्ता में जाते समय वे अपने साथ प्रख्यात रिपब्लिकन नेताओं जैसे एलिहू रूट, चार्ल्स इवासन सुर्ज या फिर हेनरी किबार्ट लीज को अपने साथ नहीं ले गए। इसके स्थान पर वे अपनी पार्टी के अनजान सदस्यों को शांति वार्ता में ले गए। इससे उन्होंने रिपब्लिकन्स का एक तरह से अपमान कर दिया और उन्हें इस बात का एहसास करा दिया कि लीग का विचार रिपब्लिकन पार्टी का ना होकर स्वयं विल्सन का है। वुडरो विल्सन ने उन्हें केक को हाथ भी नहीं लगाने दिया तथा जब मानवीय संबंधों को इतने अपरिष्कृत अंदाज में लिया तो सारा कैरियर बर्बाद हो गया। उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और इससे उनकी जिंदगी के दिन भी कम हो गए। इसी कारण तो अमेरिका लीग से बाहर रह गया तथा विश्व का सारा इतिहास ही बदल गया। अब केवल राजनेता या प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ ही सामने वाले व्यक्ति को कोई काम सौंपते समय इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वह आपका काम करने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाए, बल्कि घरेलू जीवन में भी लोग इसी नीति का प्रयोग करते हैं। फोर्ट वेन इंडियाना के डेल ओ फेरियर ने हमें बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने छोटे बच्चे से प्रसन्नतापूर्वक सौंपा गया काम करवाया। जेफ को पड़े पेड़ से गिरी हुई नाशपातियां एकत्रित करने का काम दिया गया था ताकि लीड तराशने वाले को रुककर उन्हें न उठाना पड़े, लेकिन उससे यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसलिए या तो वह काम करता ही नहीं था और यदि करता था तो कई नाशपातियां जमीन पर पड़ी रह जाती। सीधे सीधे उसके बहस करने के स्थान पर मैंने उससे कहा, जेफ, मैं चाहता था कि हम दोनों आपस में एक समझौता कर लें। नाशपातियों से भरी हर टोकरी उठाने के लिए मैं तुम्हें $1 दूंगा, लेकिन काम समाप्त करने पर एक भी नाशपाती मुझे जमीन पर पड़ी मिल गई तो एक नाशपाती के लिए तुम्हें $1 ले लूँगा। कहो, क्या शर्त मंजूर है? फिर क्या होगा यह तो आप सभी जानते ही हैं। मेरी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो भाषण के आग्रहों को, दोस्तों तथा रिश्तेदारों के आमंत्रणों को इस कुशलता से अस्वीकार कर देता था कि लोग उसके जवाब से संतुष्ट हो जाते। उन्हें बुरा भी नहीं लगता था। क्या था उसका तरीका? वह सीधे सीधे कभी नहीं कहता था कि काम में बहुत व्यस्त है इसलिए नहीं आ सकता। इसके स्थान पर पहले तो वह सामने वाले व्यक्ति को आमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देता था और फिर बताता था कि आमंत्रण स्वीकार करने में समर्थ नहीं है तथा इसके पश्चात कोई दूसरा विकल्प सुझाव देता था। सामने वाले व्यक्ति को अपनी अस्वीकृति को लेकर अप्रसन्न होने का वह जरा भी अवसर नहीं देता। तुरंत वह सामने वाले के विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति की ओर मोड़ देता था जो उस समय उसके आमंत्रण को स्वीकार करने की स्थिति में था। पश्चिम जर्मनी के हमारे कोर्स के दौरान गुल्टर सीमट ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने अपने फूड स्टोर के एक कर्मचारी की कहानी बताई। यह महिला कर्मचारी शेल्फों पर सही प्राइस टैग लगाने के लिए कार्ड में लापरवाही कर रही थी जहां आइटम डिस्प्ले किए जाते थे। इससे दुविधा हो जाती थी तथा ग्राहक भी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। कई बार उसे समझाया भी गया, डांटा भी गया, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। अंत में मिसेज सीमिट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उससे कहा कि वे उसे स्टोर में सुपरवाइजर ऑफ प्राइस टैग पोस्टिंग के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं और भविष्य में उसी को ध्यान रखना होगा कि सभी शेल्फों पर सही सही टैग लगे हों। जिम्मेदारी वाला पद पाकर उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया तथा इसके बाद वह अपने हर कार्य को संतोषजनक अंदाज में करने लगी। किसी किसी को यह बात बचकाना लग रह सकती है। नेपोलियन से भी यही कहा गया था जब उन्होंने
लीजियन ऑफ ऑनर का खिताब बनाया, अपने सिपाहियों में 15,000 क्रॉस बांटे, अपने 18 जनरलों को मार्शल ऑफ फ्रांस का खिताब दे दिया तथा अपनी सेना को गार्ड आर्मी का खिताब दिया। नेपोलियन की यहाँ तक निंदा की गई थी कि उन्होंने युद्ध की अग्निम तपते सैनिकों के हाथों से में खिलौना दे दिए थे, लेकिन इसके जवाब में नेपोलियन ने कहा था, इंसानों पर खिलौनों से ही शासन किया जा सकता है, शास्त्रों से नहीं। यह नीति नेपोलियन की भांति आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। इसका उदाहरण है स्कॉर्स हेल, न्यूयॉर्क की निवासी मेरी एक मित्र और सेटजेंट। वे हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहती थी कि कुछ बच्चे उसके लीन पर दौड़ दौड़ कर बर्बाद कर जाते थे। उसने बच्चों को डराया, धमकाया, हर तरह से लालच दिया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा। उसने उस गैंग के लीडर को बुलाकर उसे एक पायदान दे दिया, जिससे वह खुद को महत्वपूर्ण समझने लगा। उसने उसे अपना जासूस बना दिया था। उससे कहा कि वह लीन की अच्छी तरह से रखवाली कर सकता है। अब उसकी जिम्मेदारी है कि फालतू लोग इस लीन के अंदर न आ पाए। फिर समस्या अपने आप ही सुलझ गई। जब कभी भी लोगों का व्यवहार या रवैया बदलने की आवश्यकता पड़े तो एक कुशल तथा प्रभावशाली लीडर को इन तथ्यों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ईमानदार बने रहे, भूल कर भी ऐसा कोई वादा न करे जिसे पूरा कर पाना आपकी पहुंच से बाहर हो। केवल अपने फायदों पर ध्यान केंद्रित न करके सामने वाले के फायदों पर ज़्यादा ध्यान दें। यह बात आपके दिमाग में एकदम साफ होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या करवाना चाहते हैं। अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहें। स्वयं से पूछें कि सामने वाला चाहता क्या है। इस बात पर भी शांतिपूर्वक विचार करें कि आपके सुझाए काम को करने से सामने वाले को क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद इन्हीं फायदों को सामने वाले की इच्छाओं के साथ जोड़ दें। आग्रह करते समय सामने वाले को इस तरीके से बताएं कि यह बात उसके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी। हमें इस प्रकार का संक्षिप्त का सा आग्रह करना चाहिए। जॉन, तुम तो जानते ही हो कि कल हमारे ग्राहक आने वाले हैं, इसलिए मुझे स्टॉक रूम एकदम साफ सुथरा चाहिए। तुम ठीक प्रकार से झाड़ू लगा ले, सारे स्टॉक को ठीक प्रकार से शेल्फों पर जमा लो तथा पूरे काउंटर को चमका दो। इसी विचार को हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं कि जॉन को वह लाभ अच्छी तरह समझ में आ जाए जो इस काम को करने से उसे प्राप्त होगा। जॉन, हमारे पास एक ऐसा काम है जिसे तुरंत पूरा किया जाना जरूरी है। यदि हम इसे तत्काल कर ले तो हम बाद में परेशानी से बच सकते हैं। मैं कल कुछ ग्राहकों को अपनी सुविधाएं दिखाने के लिए ला रहा हूँ। मैं उन्हें अपना स्टॉक रूम भी दिखाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं है। यदि तुम इसे झाड़ू पोंछ दो, स्टॉक को ठीक से सेफों पर सजा दो और काउंटर को भी चमका दो तो इससे हर चीज़ सही सही दिख सकेगी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कंपनी की अच्छी छवि बनाने में तुम अपनी ओर से पूरी कोशिश करोगे। क्या जॉन आपके द्वारा बताए गए कार्य को करके खुश हो जाएगा? शायद बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं होगा, लेकिन उस संक्षिप्त से आदेश से अधिक खुश तो जरूर हो ही जाएगा। जब आपने उसे कोई लाभ नहीं बताए थे, यदि हम यह मान लें कि जॉन को अपने स्टॉक रूम की इमेज पर गर्व है तथा वह कंपनी की बेहतरीन इमेज बनाने में योगदान देने का इच्छुक है, तो इस बात की ज़्यादा उम्मीद है कि उसका रवैया अधिक सहयोगपूर्ण होगा। जॉन को यह भी जरूर बताना होगा कि उसे देर सवेर इस कार्य को करना ही है। अब यदि वह इस काम को भी अभी कर लेगा तो उसे बाद में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हमें यह विश्वास करने की नादानी नहीं करनी चाहिए कि इन सिद्धांतों का प्रयोग करने के पश्चात आपके सभी परिचितों की प्रक्रिया हमेशा ही सकारात्मक होगी। हाँ, अधिकतर व्यक्तियों का अनुभव यही कहता है कि इन सिद्धांतों पर चलने से आपकी सफलता की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है, और यदि यह सफलता 10% भी बढ़ जाती है तो आप पहले से 10% ज़्यादा प्रभावी लीडर साबित होंगे और इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। लोग आपके कहे
अनुसार तभी काम करेंगे जब आप इस सिद्धांत का पालन करेंगे। सिद्धांत 9, सामने आपके अपने सामने वाले व्यक्ति को कोई काम को इस प्रकार सौंपे कि वह आपकी बात मानने के लिए खुशी खुशी राजी हो जाए। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कृपया आपसे अनुरोध है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।